नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाबहस में और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। युद्ध कई मोर्चों पर लड़े जाते हैं, सिर्फ मैदान पर ही नहीं लड़े जाते। तकनीक और बाजार के इस युग में युद्ध के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मोर्चे मैदान हैं। गलवान घाटी में चीन की कायराना हरकत के बाद देश में भी यही मांग उठ रही है कि चीन को जवाब दिया जाए, लेकिन जवाब ऐसा हो जिसका असर चीन पर गहरा हो। ये जवाब जंग के मैदान के बजाय चीन की जेब पर दिया जाना जरूरी है, यानी कि उसकी व्यापारिक शक्ति को कम किया जाना जरूरी है और कुछ हद तक इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। टेलीकॉम विभाग ने साफ साफ बीएसएनएल या फिर एमटीएनएल को कह दिया है कि वो अपने 4G अपग्रेडेशन के लिए जो भी चीन के उपकरण थे उसका इस्तेमाल ना करें। तो दूसरी तरफ 400 किलोमीटर लंबी रेल सिग्नलिंग प्रक्रिया का ठेका जो चीनी कंपनी के पास था उसे ये कहते हुए रद्द कर दिया कि देर हो रही है काम में, इससे उस ठेके को रद्द करते हैं। तो ऐसे में आज हम महाबहस में सवाल पूछ रहे हैं कि दगाबाज ड्रैगन का इलाज क्या है? क्या केवल मैदान में ही उसे मात दी जा सकती है या फिर वाकई में जो उसका वर्चस्व विश्व के बाजार में बढ़ रहा है, खासतौर पर भारत उसके लिए बड़ा बाजार है, वहां भी उसको मुंह की खानी पड़ेगी तो उस पर असर पड़ेगा। और शहर शहर चीनी सामान का कहर है तो उसे कैसे हम रोकेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई में ये वक्त है कि अब चीन को सबक सिखाना ही होगा और मैदान में तो हमारे जवान लड़ लेंगे, क्या उसकी आर्थिक तौर पर कमर तोड़ना, उसके सामान का बहिष्कार करना उसका पक्का इलाज है? हिंदुस्तान से गद्दारी चीन को पड़ेगी भारी। बड़े बाजार में अब नहीं होगी खरीदारी। आत्मनिर्भर भारत बनाने की है जिम्मेदारी। भारत इस बड़ी आपदा को आपदा समझ करके रोते बैठने के पक्ष का नहीं है। भारत आपदा कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उसको अवसर में बदलने के लिए कृत संकल्प है और हम सब मिलकर के आपदा को अवसर में बदलेंगे। आपदा को अवसर में बदलने की तैयारी। बायकॉट का शोर या जवाब देने की है बारी। चीन को ठेकेदारी और विरोध में हिस्सेदारी। तो फिर ऐसे कैसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत? शहादत को सलाम और विपक्ष पूछे सवाल। भाइयों और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? क्या मुश्किल में विपक्ष की यही है जिम्मेदारी? चलिए तो चर्चा इसी पर हम आज करेंगे। ये हम सब जानते हैं कि चीन कितना ज्यादा शक्तिशाली है, कितना ज्यादा मजबूत है व्यापारिक दृष्टिकोण से, और अगर भारत और चीन के आप आयात और निर्यात का रेशियो देखेंगे बिल्कुल उलट आपको नजर आएगा। तो क्या उसको इस तौर पर आर्थिक सजा देकर हम वाकई में उसे प्रभावित कर सकते हैं और जो कदम उठाए गए हैं वो इतने काफी होंगे या क्या ये संभव है? तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और हर क्षेत्र से जुड़े राजनीतिक शख्सियत के अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर के उपाध्याय, पूर्व निदेशक रहे हैं फिक्की के, तो वो व्यापारिक जो भी हमारे देश की स्थिति वो बताएंगे। साथ में रविंदर सचदेव अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं तो बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी संधियों से देश बंधे रहते हैं, तो क्या हम इन संधियों में बंधे रहते हुए चीन का व्यापारिक बहिष्कार कर सकते हैं? डॉक्टर मनोज मिश्रा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और के पांडे जी जुड़े हैं हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं चर्चा में करती हूँ। मनोज जी, आप ही से शुरुआत में करूंगी। अगर हम आयात और निर्यात का रेशियो देखें, बहुत ज्यादा बहुत डिफरेंस है चीन में और भारत में। मोबाइल देख लीजिए आप, लगभग 64% ऐसे मोबाइल हैं, ऐसा बाजार है जो चीन ने कैप्चर किया, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम जानते हैं, और अरबों डॉलर का निवेश चीन भारत में प्रत्यक्ष तौर पर कर चुका है।
संभव है क्या हम आर्थिक तौर पर चीन की कमर तोड़ पाएंगे? देखिए, मुझे कुछ बातें प्रीति जी कहनी है क्योंकि आधे घंटे के शो में ज्यादा समय नहीं मिल पाता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो मैं बिंदुवार कह देता हूँ कि पहली चीज तो ये है कि श्रीमान मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और जिस पर काम चल रहा है, वो सबसे बड़ी तोड़ है ये चीनी आइटम्स की इस देश में, पहली चीज। दूसरी चीज, श्रीमान योगी जी ने उत्तर प्रदेश में दिवाली पर जो गणेश जी और लक्ष्मी जी बनते हैं और जो दिए बनते हैं, उनका उत्पाद गोरखपुर में करने की वही है। दूसरी चीज है जिससे आप देखिए, चीनी सामानों को मैंने काफी अध्ययन किया। जब ये डिबेट का मामला आया तो मैंने देखा कि चीनी सामान ऐसे ज्यादातर नहीं है जो भारत में बनाए जा सकते हैं, ज्यादातर बनाए जा सकते हैं। और कैट ने 3000 सामानों की लिस्ट दी है जो भारत में भी बनते हैं, चीन में भी बनते हैं। अब विषय ये है कि उनकी गुणवत्ता ठीक हो और प्राइस कम हो, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज ये है कि सरकारें संधियों से बनी होती हैं, लेकिन देश की जनता संधियों से नहीं बनी है। वो अगर बहिष्कार कर देती है तो चीन का व्यापार अपने आप जो असंतुलन है वो ठीक हो जाएगा। चौथी चीज ये है कि सन 2000 में भारत चीन के बीच व्यापार का फायदा भारत के पक्ष में था जब अटल जी की सरकार थी। 10 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही जो कम्युनिस्टों, सपाई और बसपाइयों के सहयोग से चल रही थी। उस दौरान ये इम्बैलेंस आया। और पांचवी बात ये है कि इस संकट काल में जब सेनाएं आपस में गुत्थम गुत्ता कर रही हैं, सैनिकों की हत्या हो रही है, मारे जा रहे हैं, तब जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका के बजाय राहुल गांधी जी लगातार नकारात्मक बयान दे रहे हैं। उनका वो एक दूसरा पॉइंट है, उस पर भी मैं सवाल पूछूंगी। लेकिन मनोज जी, जो आपने बताया कि जनता ट्रीटी से यानी कि संधि से नहीं बधी है, हम कितना बहिष्कार करें जब हमारी सरकार अरबों के टेंडर दे देती है, उसमें से एक को अभी रद्द किया गया है। ये कहा गया कि काम में काफी स्लो गति में, स्लो मोशन में काम हो रहा है, काफी स्लो स्पीड है। तो बड़े कदम तो एक्चुअली सरकार उठा सकती है, ठोस कदम। हम जो छोटे छोटे सामान हम जितना उनका बहिष्कार करें, लेकिन सरकार एक झटके में बहुत बड़ा झटका दे सकती है। तो ये सरकार के लिए तो बड़ी मुश्किल है ना। यही मेरा सवाल है कि क्या वाकई में संभव है जनता के स्तर पर? जी, ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों का मामला है। हमारी चूक कहाँ हुई कि हम आयात पर निर्भर हो गए, हमने निर्यात का कोई प्रयास नहीं किया, हमने ऐसे प्रोडक्ट का निर्यात नहीं किया। ये 10 वर्षों में कांग्रेस के शासनकाल में इम्बैलेंस आया, इसको देखना पड़ेगा। फिर मनोज जी आप कांग्रेस में पहुंच गए, अब तो मतलब एक कार्यकाल पूरा करने के बाद मुझे लगता है अब छोड़ देना चाहिए, अब कांग्रेस को कोसना अब छोड़ देना चाहिए। जो उसकी नीतियां थी वो नहीं पसंद थी, इसलिए आप आया, आप अभी भी वही ढोल पीट रहे हैं। जी, एक चीज और कह दूं, उसके बाद समाप्त करता हूँ। नहीं, एक चीज और कह दूं, कल परसों राहुल गांधी जी ने सेना पर प्रश्न उठाया कि उन्हें निहत्थे क्यों चले गए। भाई जब ट्रीटी है 93 की, जिसमें कहा गया है कि ठीक है, वो विदेश मंत्री ने बता दिया तो शायद राहुल गांधी को जवाब मिल गया होगा, उन्हीं को जवाब दिया था। के पांडे जी, 2 सवाल हैं। के पांडे जी, जी वही तो। हाँ ठीक है, पांडे जी बैठे हैं यहाँ पर जवाब देने के लिए कांग्रेस की तरफ से। के पांडे जी, पहला सवाल तो ये, मुसीबत में भी आप राजनीति करते हैं, वो भी तथ्यहीन राजनीति, जब आपको संधि की नियमों की जानकारी नहीं होती, केवल आरोप लगाकर सरकार को कमजोर करते हैं। दूसरा सवाल ये कि जो कदम उठाए गए हैं, जो 471 करोड़ का टेंडर रद्द किया है या फिर BSNL MTNL से जो कहा गया है, तो क्या वाकई में आर्थिक मोर्चे पर हम जंग लड़ सकते हैं? दिक्कत है पांडे जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आवाज नहीं आ रही? जी अब आ रही है, बोलिए जवाब दीजिए। जी आ रही है, बोलिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी से अनुरोध करना चाहूंगा कि कांग्रेस का रोना बंद करे, कुछ करके दिखाएं। 56 इंच का सीना नहीं, 56 इंच की जबान न चलाएं। हाँ। कुछ सीना, हिम्मत, धैर्य, साहस दिखाने का कार्य करें। राहुल गांधी जी की बात पर प्रीति जी इन्होंने कहा है, मैं बस 2 घटना का जिक्र करना चाहूंगा। 10 जून 2013 कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार थी। 10 जून 2013 को लद्दाख और चीन के मुद्दे पर रविशंकर प्रसाद, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे, उन्होंने बाई प्रेस यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी, रक्षा सचिव शिवशंकर मेनन और हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर जिस तरह से अनर्गल प्रलाप किया और जिस तरह से सेना के ऊपर सवाल उठाया, वह अपने आप में शर्मिंदा कर देने वाला है। सेना पे सवाल तो फिर आपने भी उठाए थे, अभी उनको छोड़ दीजिए आप कि किसने सवाल उठाए, किसके बयानों का डॉजर बनाकर पाकिस्तान लेकर चला गया। प्लीज, हाँ, अभी उसको छोड़ दीजिए। नहीं प्रीति जी, अगर आपने उनसे सवाल नहीं, प्रीति जी अगर सवाल किया है आपने हमसे तो बस 30 सेकंड में जवाब सुनिए। राजनाथ सिंह ने 17 सितंबर 2013 को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जिस तरह से अपने अध्यक्षीय भाषण में लद्दाख और लेह को लेके उन्होंने आरोप लगाए हमारे ऊपर, उसको जरा खोल के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को निकलवा के देख लीजिए कि किस तरह से वो भारत की सरकार और भारत की सेना पे आरोपित कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा और राहुल गांधी जी एक निष्पक्ष विपक्ष की भूमिका इस देश में निभा रहे हैं और वह सरकार को कोरोना से लेके चाइना से लेके हर मुद्दे पर सजग करते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन इस देश की अभिमानी सरकार, मोदी की घमंडी सरकार, वह किसी की सुनने वाली नहीं है। अब ये प्रश्न हो गया, ये प्रश्न हो गया क्योंकि बीजेपी ने उस वक्त जो भी किया, अब आप भी वैसा ही करेंगे। अब जबकि हमें मजबूत होकर साथ खड़े होना है। ठीक है पांडे जी, पार्टी के लोग मरना चाहते हैं, इस पर हमें आपत्ति है। अब पांडे जी अब जवाब दीजिए, जो ये कदम उठाए जा रहे हैं क्या वाकई में आर्थिक मोर्चे पर हम चीन को बड़ी मात दे सकते हैं? इन कदमों की तो तारीफ कम से कम करेंगे आपकी, जो एक बड़ा टेंडर रद्द कर दिया है, उधर एमटीएनएल बीएसएनएल को निर्देश दिए और आगे भी शायद कोई कदम उठाए जा सकते हैं, तो ये कारगर होंगे। जब तक प्रीति जी सरकार यदि अच्छा काम करेगी तो हम विपक्ष के नाते केवल विरोध करने के लिए नहीं, अच्छे काम की तारीफ भी हम करना जानते हैं। लेकिन हम एक चीज याद दिलाना चाहते हैं, 3 दिन पहले यह इतना लंबा टेंडर चीन की कंपनी को क्यों दिया गया? 47 से लेके अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा बार चीन जाने का काम किसने किया? 5 बार प्रधानमंत्री के रूप में, 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी जाने का काम किए। 21 बार अब तक उनसे मिल चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं, देश जानना चाहता है कि आप 21 बार की मीटिंगों में चाइना से आपकी बात क्या होती थी? क्या यही होती थी? अरे यह तो मंगोलिया है चाइना के लोग। नेहरू जी के समय में इन्होंने धोखा दिया, आज भी आपके साथ धोखा दे रहे हैं। आप गलबहियां क्यों कर रहे थे? इसलिए जब तक तो संबंध देखिए, नहीं पांडे जी, ठीक है पांडे जी, नहीं पांडे जी, 600 लाख करोड़ पड़ोसी आप बदल नहीं सकते, तो कोशिश रिश्तों को सुधारने की ही हम करते हैं। इस पर आप सवाल उठाइए कि हमारे 20 जवान शहीद कैसे हुए, लेकिन अगर कोई रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है तो उस पर सवाल नहीं उठा सकते। प्रीति जी 600 करोड़ डॉलर का आयात हिंदुस्तान करता है, 100 करोड़ डॉलर का निर्यात करता है। हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और गांधी के नेतृत्व में चरखा चला। लेकिन देखिए पांडे जी, हालांकि मैं नहीं जाती हूँ पिछली सरकार के कार्यकाल में, लेकिन ये कदम तो पहले भी नहीं उठाए गए। ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं 6-7 सालों में अचानक इतना ज्यादा आयात चीन का बढ़ गया। देखिए पांडे जी, मैं बहुत ज्यादा नहीं जाती पिछली सरकारों में, लेकिन हमें मानना होगा कि पिछले जो हम गलतियां करते चले आ रहे थे, या फिर हमने शायद जो ट्रेड का एक जो बैलेंस होता है उसको नहीं देखा, और आज स्थिति इतनी खराब है कि अब अगर हम चाहें भी तो बिल्कुल एक झटके में उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कम से कम व्यापारिक मोर्चे पे। हमारे साथ जी ठीक है डॉक्टर के उपाध्याय, पूर्व निदेशक फिक्की के रहे हैं, तो उनसे मैं जानूंगी। डॉक्टर उपाध्याय, ठीक है पांडे जी मैं फिर आऊंगी। डॉक्टर उपाध्याय, अगर हम भारतीय बाजार की बात करें और चीन के साथ बाजार के संबंधों की बात करें, तो किस हद तक पैठ चीन की भारत में है? क्या वाकई में हम उससे संबंध तोड़कर या उसके सामान का बहिष्कार करके आगे बढ़ सकते हैं? इस स्थिति में है हम? प्रीति जी, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। हाँ। मुश्किल काम इसलिए है कि हमारा जो बहुत सारा रॉ मटेरियल आता है जी, वो चाइना से आता है। स्पेशली जैसे आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर में देखें तो बहुत सारा जो हमारा रॉ मटेरियल है वो चाइना से आता है, और उसका दूसरी क्या है कि चाइना का सामान बहुत सस्ता होता है, इसलिए लोग भी उसे प्रेफर करते हैं। लेकिन आज भावनाएं लोग समझ रहे हैं, लोग जानते हैं, इसलिए अगर लोग चाहें, जब हमारा
जो कंज्यूमर है वो चाहेगा तो इसका कोई तोड़ नहीं है। हम चाइनीज सामान का प्रयोग कम कर सकते हैं और ये कम हो रहा है। आज भी जैसे हम लोग कभी बाजार जाते हैं तो घर वाले स्पेशली पूछते हैं कि ये चाइना में तो नहीं बना है। तो आज भावनाएं हैं, ये होगा और ये होके रहेगा। जी, और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार रॉबिंदर सचदेव जी हमारे साथ हैं। सचदेव जी, तो ये बताइए, अगर हम वाकई में ऐसा करने की सोचते हैं तो कितनी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, नियम हैं, कायदे हैं जो एक सीमा पर आकर हमारे हाथ बांध देगी? मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। पहला, ऑफ कोर्स आपका जो प्रश्न है कितनी एग्रीमेंट्स हैं इंटरनेशनल, उनमें सबसे अहम तो एक है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ये सेट करती है टैरिफ बैरियर्स, क्या कस्टम्स एंड ड्यूटीज के तौर तरीके हर देशों के बीच में अलग अलग प्रोडक्ट्स के। फिर है आपकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह। WTO को लेकर के भी दुनिया में इस समय US चाइना की ट्रेड वॉर को लेके हो रहा है कि WTO का भी रिफॉर्म होना चाहिए। तो वो एक अलग मुद्दा है। बट आई विल कम बैक, जो जिससे आपने डिबेट शुरू करी है कि अगर हम इकोनॉमिक बॉयकॉट करें चाइना का, क्या हम कर सकते हैं, और अगर हम करें तो पहली बात, जैसे मेरे बाकी पैनलिस्ट कहेंगे, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर, हम इतनी आसानी से नहीं कर सकते। बट मैं कहूंगा 2 चीजें हैं। इट्स नॉट ओनली इकोनॉमिक बॉयकॉट हम करें, हमें टेक्नोलॉजी भी सोचना है। चाइना की ग्रोथ है इकोनॉमी के बेस पे और टेक्नोलॉजी के बेस पे, जिसके बेस पे वो सुपर पावर बनने जा रहा है। तो हमें अगर उसे रोकना है और अगर हमें अपने को डेवलप करना है, हमें अपनी इकोनॉमी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी पर आगे बढ़ना है, ताकि चाइना को नई टेक्नोलॉजीज ना मिले। उसके लिए हम अकेले नहीं, उसके लिए एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स, कंसोर्शियम्स वगैरह, ताकि चाइना को डिनाई करी जाए टेक्नोलॉजीज, ताकि चाइना की टेक्नोलॉजी ग्रोथ रुके। और उसका एक दूसरा एग्जांपल है जैसे 5G। अब अगर आज की दुनिया में सारी कंट्रीज ने 5G ले लेंगी तो अगले कुछ वर्षों में प्लेटफॉर्म दुनिया का जो है टोटल चाइना डोमिनेट कर लेगा। तभी तो अमेरिका मना कर रहा है, राइट? तो हमें भी, हम 5G क्यों लें? हमें ऑल्टरनेटिव स्टैंडर्ड्स वगैरह देखने चाहिए। तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देता हूं इस समय कि किस तरह से हम चाइना के उसमें फंसते जाते हैं। बहुत बड़ा सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का जो आने वाला है, सबसे बड़ा सेक्टर शायद होने जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बिल्कुल राइट। हमारी ऑटोमोबाइल पॉलिसी, ऑटोमोबाइल कितना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग में, आई थिंक ऑटोमोबाइल एंड कंस्ट्रक्शन आर द बिगेस्ट सेक्टर्स, राइट? तो 20% या 15% ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है। यह पूरा का पूरा सेक्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहा है। और इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कोर कंपोनेंट क्या है? लिथियम आयन बैटरीज। और लिथियम आयन बैटरीज और उनकी टेक्नोलॉजी आती कहां से है? केवल चाइना से। बिल्कुल। चाइना ने दुनिया में जितनी भी माइंस हैं लिथियम आयन की खरीद ली है, और चाइना इज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ लिथियम आयन एंड द टेक्नोलॉजी। अब हम कहते हैं जी हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी पे जाएंगे, क्लाइमेट चेंज को करेंगे, इसलिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जा रहे हैं। क्या साहब, हम सऊदी अरेबिया से तेल का पैसे नहीं देकर के हम चाइना को देंगे बैटरी के पैसे, प्लस हम उसकी टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होंगे। तो वी हैव टू रियली लुक कि हम कहां जा रहे हैं, हमारे फ्यूचर में क्या क्या चीजें हैं। तो इनफैक्ट मैं कॉन्क्रीट पॉइंट कहूंगा आज की तारीख में, अगर हम बात करते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, चाइना से अलग होना है, इंटरलिंक नहीं रहना है जी, तो व्हाई आर वी नॉट थिंकिंग एंड टॉकिंग कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हमारी कहां पॉलिसी जा रही है? हमारी सारी सरकार एंड प्राइवेट सेक्टर इलेक्ट्रिक, अब उसमें चैलेंज है, बट जी उसमें चैलेंज ये है कि लिथियम आयन का ऑल्टरनेटिव क्या है। तो ठीक है ना, रिसर्च कीजिए ना, रिसर्च करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। हम अपने आप बोलते बोलते आत्मनिर्भर करके कहां तक जाएंगे? कहां तक हमारा कंज्यूमर बॉयकॉट करेगा? हमारा कंज्यूमर तो मानो पटाखे नहीं लेगा या झंडे नहीं लेगा एटसेट्रा। डायरेक्शन तो आएगा पॉलिसी से भी, तो दोनों को मिलकर करना होगा, कंज्यूमर्स एज वेल एज दी। तीसरा लेग भी है इसमें, इंडस्ट्री को भी स्टेप फॉरवर्ड करना होगा। इंडस्ट्री को इन्वेस्ट करना होगा R&D में, रिसर्च में। इंडस्ट्री को इन्वेस्ट करना होगा एक्सपेरिमेंटल में, पायलट में। रॉबिंदर जी, जो स्टार्टअप कंपनियां हैं उसमें भी देखिए आपकी कितना ज्यादा हिस्सा चीन का है, उसमें कितना निवेश है। तो फिर ऐसे में अगर आप किसी उद्योग को या छोटे उद्योग को आगे बढ़ाते हैं तो भी वो इतना ईजी नहीं होगा। नहीं, वो हमें पैसा चाहिए ऐसी। If I may just complete, if I may just complete, yes, वो रहेगा,
इंटरलिंक्ड रहेगा। वी नीड कैपिटल और चाइनीज इन्वेस्टर्स इतने ऑलरेडी हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में, पेटीएम में इतने सारे चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, और बहुत चाइनीज कंपनीज ऐसी भी हैं जो यहां आ गई हैं, यहां बना रही हैं, यहां जॉब्स क्रिएट कर रही हैं, उनका क्या होगा? तो हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी होगी, बट कम से कम हमें एक चीज तो ये करनी होगी कि चाइना को नई टेक्नोलॉजीज हम डिनाई करने का प्रयास करें पूरा, प्लस हम खुद अपनी टेक्नोलॉजीज डेवलप करें दुनिया के साथ मिलके, एंड स्पेशली एक केस स्टडी मैं देता हूं, इंडिया शुड टेक इट एज अ चैलेंज। लिथियम आयन का ऑल्टरनेटिव दुनिया को लाके दो, हम दुनिया के लीडर बन जाएंगे टेक्नोलॉजी में। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल तो वी हैव टू लुक एट दिस सिचुएशन। मनोज मिश्रा जी, देखिए ये आंकड़ों की बात है। अगर आप किसी चीज पर अपनी पीठ थपथपाते हैं, मान लीजिए जेनेरिक दवाइयों की हम बात करें, हम कहते हैं कि सबसे बड़े हम एक्सपोर्टर हैं, लेकिन उसका कच्चा माल जो 90% है वो हमें चीन से मंगाना पड़ता है। तो ऐसे में केवल ये बातें करके तो ये सब कुछ साबित नहीं हो सकता। और जो भी बात आपके राजनीतिक जो दल के विपक्षी नेता हैं के पांडे जी, उन्होंने भी आरोप लगाया कि आप जो कह रहे हैं दरअसल कहने में और करने में बहुत अंतर है, और बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जो आपके कथनी को सपोर्ट नहीं करती। देखिए प्रीति जी, अभी जो हमारे इंटरनेशनल जो विषयों के विशेषज्ञ जी हैं, उनकी बातें बहुत सटीक और सही थी, बिल्कुल, और वो बहुत प्रोमिसिंग थी और लोगों को पसंद आई। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि भारत की क्षमताएं क्या है, और मेरा समझ से ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो भारतीय क्षमताओं को उभार के विश्व व्यापार में ले जाना चाहती है। और उन देखिए, हर चीज हर देश में नहीं हो सकती। जैसे कोई अगर आप 100 आइटम कहीं से आयात करते हैं तो 100 ही अपने देश में नहीं बना सकते। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि भारत की क्षमता क्या है, भारत किन चीजों में विश्वव्यापी बढ़त हासिल कर सकता है और उसका एक्सपोर्ट कर सकता है। जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री थी, चीन ने हार्डवेयर इंडस्ट्री को पकड़ लिया तो भारत ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को पकड़ लिया, और एक इंडस्ट्री को जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनती थी उसका बड़ा हिस्सा भारत ने पाया। तो ये देखना पड़ेगा, और सरकार ये देख भी रही है, तो उन चीजों पर ध्यान फोकस करना पड़ेगा कि भारत की जो मूल शक्तियां हैं और उन मूल शक्तियों को डेवलप करके अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी बढ़त बना सकते हैं, और चीन को भी जरूरत है वहां पर भी बढ़त बना सकते हैं। जैसे उदाहरण दूं, जब अंग्रेजी भाषा का प्रभाव बढ़ा और टेक्नोलॉजी आई तो चीन के अंदर NIIT में नेट कंप्यूटर्स होता था उस समय, उसने कई शाखाएं खोल दी और अंग्रेजी और कंप्यूटर सिखाने लगे चीन को, तो उनका व्यापार उस समय हुआ था। तो ऐसे क्षेत्र देखने हैं और देख रही है सरकार कि जिन क्षेत्रों में भारत की बढ़त और व्यापार में बढ़त स्थापित हो सके। ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि हर क्षेत्र में भारत चुनौती दे देगा या कोई देश नहीं, हर क्षेत्र की बात नहीं। देखिए इस वक्त क्योंकि देखिए सबसे आगे देश है, हर जो देश है उसकी जनता बड़ी इमोशनल होती है अपने देश को लेकर, अपने जब सैनिक शहीद होते हैं उसको लेकर। तो इस वक्त जो एक बार ये कही जा रही है कि वाकई में हम, क्योंकि चीन की सबसे बड़ी ताकत उसका पूरे बाजार पर कब्जा है विश्व के, या कहीं कि भारत में इतने ज्यादा सामान उसका आता है और हम ही उसको मजबूत कर रहे हैं क्योंकि हम उसके लिए एक बड़ा बाजार है। तो ये बात कहने से पहले ये भी सोचना होगा कि अगर आप कुछ चीजें ऐसी करना चाहते हैं तो हमने क्या तैयारी की है उसकी। देखिए आपको बताएं, भारत थोरियम बेस्ड टेक्नोलॉजी पर विचार कर रहा है और डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो एनर्जी जो है, एनर्जी इलेक्ट्रिक की अगर जरूरत है तो थोरियम बेस्ड एनर्जी से हम विश्व व्यापार में सबसे बड़ा हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि थोरियम का भंडार भारत के पास बड़ी मात्रा में है, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। मैं एक जो बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि अमेरिका टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांस देश माना जाता है, लेकिन चीन का व्यापार वहां भी घुस गया और कई अमेरिकी कंपनियों की चीन का निवेश इतना ज्यादा हो गया है। हाँ, बिल्कुल, यही तो सवाल है मनोज जी कि खाली कहने के लिए हम बातें ना करें, यही तो सवाल है। तो हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि चीन को हम नकार सकते, यही तो सवाल उठा रहे हैं कि क्या हम नकार सकते हैं, क्या इस स्थिति में, इस पोजीशन में है क्या, यही सवाल है मनोज जी। देखिए हमारा एक चुनौती है। भारत को मैंने जैसा पहले अपनी बात शुरू करने से पहले कहा कि अपनी ताकत पर फोकस करना पड़ेगा। जिन क्षेत्रों में भारत की ताकत है उन क्षेत्रों का अंतरराष्ट्रीय विकास करना पड़ेगा और किसी तरह से ठीक है। पांडे जी, के पांडे जी, शुरुआत जब भी हो रही है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो शुरुआत तो ऐसे ही होगी, तो धीरे धीरे करके चीजें आत्मनिर्भर बनेंगी। तो क्या इस वक्त पूरे देश को, विपक्ष को एकजुट नहीं होना चाहिए? नहीं, विपक्ष तो हर जगह सरकार के अच्छे कार्यों का कोई विरोध नहीं कर रहा है। सरकार बताए ना कि वो अच्छा कार्य 6 साल में किया क्या इन्होंने।
हम अगर ये चाइना के सामानों का विरोध कर रहे हैं, हम तो उसके समर्थक हैं। आप आत्मनिर्भर बनने की परिभाषा यह नहीं होनी चाहिए कि अब हम आपका इलाज नहीं करा सकते, हम आपको भोजन नहीं दे सकते, हम आपको ट्रेन नहीं दे सकते, हम आपको बस नहीं दे सकते। आप आत्मनिर्भर बनिए, स्वयं जाइए, मरिए चाहे जीजिए। ये आत्मनिर्भर की परिभाषा नहीं होनी चाहिए। आत्मनिर्भर आज दवा के 65% से ज्यादा जीवन रक्षक दवाएं हैं, चाहे वह पैरासिटामॉल हो, चाहे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, जिसके 4 करोड़ टैबलेट हमने 55 देशों में निर्यात किए। इसके भी रॉ मटेरियल आते हैं चाइना से। दूसरी बार बोला कोई राजनीति नहीं करी मैंने, एक सामान्य बात, लेकिन अरे मनोज मिश्रा जी सुनिए, बहुत ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ करके दिखाइए, कुछ करके दिखाइए। अभी पूरा देश देखा है, अभी पूरा देश देखा है कि किस तरह से लोगों से आपने क्या, उत्तर प्रदेश की तो स्थिति है जहाँ घोटालों पे घोटाले होते चले जा रहे हैं। आप 21 बार चाइना से क्यों मिलने गए? आप चाइना से जब कांग्रेस की सरकार कर रही थी, कांग्रेस पार्टी, देखिए पांडे जी, चाइना से क्यों मिलने गए? तो यहाँ तो दूतावास में भी छुप के जाके मिला जाता है, फिर उसके बाद पता चलता है अच्छा दूतावास में मिलने गए थे चीन के, जबकि तनाव चल रहा होता है। फिर जब खबर सामने आती तब बताते कि भाई हाँ हम दूतावास में मिलने गए थे। तो ये चीजें जो होती है, इसी पर है आज की डिबेट। जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है या फिर इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके पूरे सैनिकों को घेरा जा रहा है, तो क्या एकजुट नहीं होना चाहिए? ठीक है, कोई छुप के दूतावास में जाके मिले, कोई कहीं मिले, यही चीज कमजोर करती है हमें। ठीक है मनोज जी और पांडे जी, अब राजनीतिक बहस का इतना ही वक्त है क्योंकि इसका कभी कोई नतीजा नहीं होता। मैं ठीक है, डॉक्टर उपाध्याय, कितना वक्त लग सकता है? क्या इसे हम असंभव माने या फिर संभव तो है लेकिन मुश्किल है? बस थोड़ा छोटा, फिर मैं रविंद्र के पास भी आऊंगी। संभव है, ये बिल्कुल संभव है, और हमारे पास वो कॉम्पिटेंसी है कि हम लोग ये काम कर सके। जरूरत है तो साथ में मिलके काम करने की। जैसे सरदेव जी ने कहा कि हमें टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा, माहौल को समझना पड़ेगा, हमें वक्त को समझना पड़ेगा और अपनी इंडस्ट्री को वो मौका देना पड़ेगा। हमें वो पॉलिसी डिसीजन लेने पड़ेंगे जिससे कि हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ सके। हम लोगों में काबिलियत है, हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और उसका अभी माहौल भी है। बिल्कुल। रविंदर जी, समय थोड़ा सा कम है तो आपसे जानना चाहूंगी, क्या केवल जनता के स्तर पर हम ये लड़ाई जीत सकते हैं क्या, जबकि बड़े बड़े ठेके तो सरकार देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको ये ट्रायंगल चाहिए होगा तीनों का, सरकार का, इंडस्ट्री का और कंज्यूमर्स का। इंडस्ट्री को इन्वेस्ट करना होगा, इंडस्ट्री को ट्रायल्स करनी होगी, प्रोडक्ट्स लाने होंगे, सरकार को पॉलिसी फ्रेमवर्क और इंटरनेशनल माहौल में सरकार को पार्टनरशिप्स करनी होगी दूसरे देशों के साथ। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए चीन ने अमेरिका के साथ क्या किया, अमेरिका का सारा पैसा लिया, अपने देश को डेवलप किया, अपने रास्ते पे चलता रहा। तो हम भी, व्हाई नॉट, कुछ हद तक हम भी यही करें। ठीक है, चीन से पैसा लें, अपनी शक्ति बनाएं, और आज की तारीख में चीन अमेरिका को चैलेंज करके सुपर पावर बनने जा रहा है। तो ये मिक्स रहेगा, हमें कैपिटल भी चाहिए, पर धीरे धीरे हमें चीजें अलग करनी पड़ेंगी। एक तो कंज्यूमर गुड्स छोड़िए, दूसरा आप फार्मास्यूटिकल्स की बात कर रहे हैं, 70-80% एपीआई हम इंपोर्ट करते हैं। पावर सेक्टर ले लीजिए, टेलीकॉम सेक्टर ले लीजिए, कोई भी आप सेक्टर ले लीजिए, इंजीनियरिंग का सारा कुछ चाइना से, बाथरूम फिटिंग्स ले लीजिए, हर चीज चाइना से। वो सारा सेक्टर्स अलग है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वो अलग हैं, उनमें अलग अलग। देखिए स्टार्टअप सेक्टर्स में क्या हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, आ रही है, जैसे टेंसेंट और अलीबाबा ने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, उनसे हमारे यहां जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, वो सारा देखा जाए। बट इसके इन सब के अलावा हमें अपनी जो लॉन्ग टर्म, अगर हम इसे कहें कोर आत्मनिर्भरता और विश्व लीडरशिप लेनी है और कोर इंटरेस्ट है हमारा, हमें यह देखना चाहिए कौन सी टेक्नोलॉजीज हम अवॉइड करें चाइना से, कौन सी टेक्नोलॉजीज हम खुद डेवलप करें, और हमारे पास मानो पैसा भी उतना ना हो, हमारे पास उतना रिसर्च भी ना हो, हम पार्टनरशिप करें दुनिया से, अमेरिका से करें, जापान से करें, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी की कंसोर्शियम बनाते हैं। व्हाई कैन नॉट वी हैव ऑल्टरनेटिव टू लिथियम आयन, फॉर एग्जांपल। अ मिनट, पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल की चाइना के चुंगल में आ गई, आ जाएगी। इट्स नॉट ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इट्स बैटरी। सो पूरा ऑटोमोटिव सेक्टर, पूरा सोलर सेक्टर, पूरा विंड सेक्टर, होम स्टोरेज, सारा।
ओके, बिल्कुल। somebody mentioned अभी थोरियम, आई थिंक, राइट? थोरियम के तो हम गोल्ड माइन पे बैठे हैं पिछले 70 साल से, हमारी सारी सरकारें फॉर व्हाटएवर रीजंस उसको एक्सप्लॉइट पूरा नहीं कर पाई। हम थोरियम को डेवलप करें, उसकी टेक्नोलॉजी बंडल करके हम एनर्जी, रविंदर जी, यानी टाइम लगेगा। ये चीज तो स्पष्ट होती है कि ऐसा नहीं कि कोई विकल्प ही हमारे पास नहीं है, विकल्प है, लेकिन वो बड़े कदम सरकार की तरफ से उठने चाहिए। और अभी जो फिलहाल 1-2 कदम उठाए हैं, तो अगर इसी तरह से बढ़ते रहें तो थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन असंभव नहीं, पर बशर्ते ये कदम बढ़ते रहने चाहिए। और कमर कस ली है अगर कि वाकई में चीन की कमर तोड़नी है, तो उस ओर ही हमें और ज्यादा ठोस निर्णय लेने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। तो महाबहस में इतना ही, आगे की खबरों के लिए जुड़ रही है मेरी सहयोगी सीमा। बहुत शुक्रिया प्रीति। और आइए देख लेते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों को फटाफट अंदाज में।